गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डीसी वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ा था, एमजी सेट को, और इस लेक्चर में आप एसी वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे। जो एसी वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा कि एसी सप्लाई का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। और आउटपुट में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास तो अवेलेबल होता है 415 थ्री फेज की बात कर रहा हूँ, 415 या फिर 420 वोल्टेज अवेलेबल होता है। बट हमें ओपन सर्किट वोल्टेज में यानी जहाँ पे वर्क करना होता है वहाँ पे इतने वोल्टेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ पे लगभग हमें देखिए अवेलेबल हमारे पास कितना होता है। अवेलेबल तो हमारे पास अराउंड 415 वोल्ट का होता है, बट रिक्वायरमेंट जो होता है आउटपुट में जो वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे हमें इसका ज़रूरत पड़ता है लगभग 70 to 80 वोल्टेज। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को जब एसी वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं तब एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। और ऐसी बात है कि हमें वोल्टेज को डाउन करना होता है, इसलिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करने के बाद हम सेकेंडरी में जो है 70 to 80 वोल्ट अचीव कर पाते हैं और उससे फिर वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ आपका एसी मशीन का कि करना क्या है। अब हमें स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने के लिए सारा फिनोमिना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ध्यान में रखना होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है, ठीक है, उसको तैयार कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें कम करने के लिए यानी स्टेप डाउन वोल्टेज करने के लिए इसका हम लोग टर्न्स से लेकर के क्या कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो जैसा कि नाम आपको खुद से बता रहा है कि यह जो वोल्टेज प्रोफाइल है उसको स्टेप डाउन करता है। देखिए मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज प्रोफाइल ओनली, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा आपको कि पावर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पावर जितना इनपुट में होता है उतना ही पावर आउटपुट में भी होता है। यहाँ पर केवल वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। दूसरी चीज़ होती है ट्रांसफार्मर की कि वो फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखती है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे आप कि पावर और फ्रीक्वेंसी का कोई बदलाव नहीं होता है, यहाँ पर केवल वोल्टेज का लेवल चेंज होता है। तो प्राइमरी में जो वोल्टेज होता है हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज, उसे वह कन्वर्ट करके या स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए वो कैसे करता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का आपको तो पता ही होगा कि जो कोर डिजाइन किया जाता है वह लैमिनेटेड कोर होता है, यानी कि पतले पतले पत्तियों को ज्वाइंट करा करके हम कोर तैयार करते हैं ताकि उसका जो हीटिंग इफेक्ट है जिससे कि एडी करंट लॉस बनता है उसे कम किया जा सके। तो ये तो हो गया कि उसको जो हम लोग है लैमिनेटेड करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, मतलब कहने का कि वो स्टेप डाउन कैसे करेगा। तो उसके लिए टर्न्स बिल्कुल जिम्मेदार होता है। टर्न्स हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी का अधिक रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं, और सेकेंडरी जिधर हमें कम वोल्टेज अचीव करना होता है उनके टर्न्स को कम कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें इस तरीके से इसका एडजस्ट करना होता है कि हमें सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज लेवल है वह तकरीबन 70 to 80 वोल्टेज मिले। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी का हमें अधिक रखना पड़ेगा और सेकेंडरी का कम रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हमें जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा जहाँ पे कि वो हमारा वर्क पीस है, मेटल है और इलेक्ट्रोड है, उनका ज्वाइंट यानी कि वेल्डिंग किया जा सके। ठीक, अब यहाँ पर तीसरी बात ये है कि इसका जो प्राइमरी में वोल्टेज देते हैं वो सेकेंडरी तक पहुँचता कैसे है। तो ये आपको बहुत पहले भी पढ़ाई किए होंगे, आपको पता भी होगा कि यह एक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, उस बेसिस पर काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है प्राइमरी के अंदर हम लोग जब सप्लाई देते हैं तो विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यह प्राइमरी से सेकेंडरी तक उसका फ्लक्स पहुंच जाता है वाया कोर। ठीक है ना, इस कोर के मदद से। तो जो फ्लक्स यहाँ पर जाता है तो सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, टर्न्स के साथ वह लिंक करता है। तो जब फ्लक्स इस टर्न्स के साथ लिंक करता है तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट करता है,
जो एमएफ सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। तो ये पूरा का पूरा वर्किंग होता है सेकेंडरी में कम वोल्टेज मिलने के बाद बिल्डिंग करने के लिए। ठीक है, अब इसी में हम एक और चीज़ जो डीसी मशीन में बचा हुआ था कि एसी रेक्टिफाइड कैसे काम करते हैं, एसी रेक्टिफाइड फॉर वेल्डिंग के लिए। देखिए, एसी रेक्टिफाइड वेल्डिंग के लिए भी आपको ये बात समझना होगा कि आपको इसका यूज़ कहाँ कर रहे हो। आप उसका यूज़ कर रहे हो डीसी मशीन में, ठीक है ना। तो अब भी सी बात है कि डीसी मशीन में जब आप उसका यूज़ कर रहे हो तो सप्लाई भी कैसा चाहिए होगा, आपको डीसी चाहिए होगा, ठीक। और आपके पास क्या है अवेलेबल, एसी है। तो एसी अवेलेबल है तो आप उसको डीसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो एक आपके पास इक्विपमेंट्स होता है रेक्टिफायर जिसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में परमिट करता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर का क्या करता है भाई कि फ्लो ऑफ करंट परमिट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये इसका मेन तो क्या हो गया, इसका वर्किंग करने का प्रिंसिपल हो गया कि भाई करंट को केवल और केवल एक ही फ्लो में प्रोवाइड कराता है। अब हमारे पास चूँकि क्या होता है अवेलेबल एसी होता है, एसी सप्लाई होता है। तो इस एसी सप्लाई का जो नेगेटिव साइकिल है, एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल। तो इसको ये क्या करेगा कि इसका जो प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि केवल और केवल वो एक डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो करवाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइकिल है वो आउटपुट पे नहीं देगा, क्या देगा, केवल पॉजिटिव साइकिल देगा, पॉजिटिव साइकिल देगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइकिल देने का मतलब ये हुआ कि आपको या एक यूनि डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या होता है कि ये पल्सेटिंग नेचर का होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि इसका एक ही साइकिल का एक पार्ट आता है, दूसरे साइकिल का एक पार्ट आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करंट का फ्लो में है वो स्टॉपेज हो जाता है, जिस वजह से हमें फुल वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपको आउटपुट पे ये हाफ वेव की वजह से, ये फुल वेव की वजह से, ठीक है। हम नेगेटिव साइकिल को नहीं लेते हैं और आउटपुट पे क्या मिलता है, केवल और केवल पॉजिटिव साइकिल, कंटिन्यूअस पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर क्या ये पल्सेटिंग नेचर है, तो इसे भी हमें रिमूव करना होता है। तो जब हम रेक्टिफायर डिजाइन कर रहे होते हैं, आपको रेक्टिफायर का सर्किट मैं एक बार बता दूं कि कैसा होता है। रेक्टिफायर का जो सर्किट होता है, रेक्टिफायर का जो सब सर्किट होता है वो होता है कि हम सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे पास रेक्टिफायर भी लो वोल्टेज पे काम करता है, इसलिए स्टेप डाउन लेते हैं, ठीक। और उसके बाद फुल ब्रिज रेक्टिफायर के लिए ब्रिज सर्किट ड्रॉ करते हैं। ब्रिज सर्किट के लिए हम लोग को डायोड इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे पास D1 डायोड हो गया, यहाँ पे D2 डायोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे D3 डायोड हो गया, और यहाँ पर आपको D4 डायोड हो गया। 4 डायोड लेते हैं। चारों डायोड में से आउटपुट पे हम लोग ले लिए 2 डायोड से, यहाँ से और यहाँ से, और सप्लाई दे दिए बाकी के 2 पॉइंट पर। ये क्या करता है, जो पॉजिटिव साइकिल आता है वो एक बार यहाँ पे लोड भी लगा देते हैं। पहले देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है, ये आपको बता दे रहा हूँ। इसके बीच में हम लोग कुछ और भी चीज़ लगाते हैं जिसकी वजह से ये पल्सेटिंग नेचर हटता है, इससे अभी मैं बताता हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करने के बाद जो पॉजिटिव साइकिल का पॉइंट पाथ है ये, वो इस डायोड से होते हुए लोड के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लोड के पास चला जाएगा, और यहाँ पे भी देखें तो ये इसी सर्किट में इसका फ्लो करवाएगा। जबकि आप नेगेटिव और ये जो पाथ है वो भी क्या अलाउ करेगा, जब आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो तो इसी सर्किट को अलाउ करेगा, इधर साइड नहीं जाएगा। ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, तो उसको तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करवा देता है, ठीक है।
तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। एक बार आपका D2 D4 कंडक्ट करेगा, दूसरी बार D1 D3 कंडक्ट करेगा, तो आपको केवल और केवल पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। अब यहाँ पर जो ये पल्सेटिंग नेचर दिख रहा है उसको हटाने के लिए आप इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं और फिल्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका काम होता है कि ये फिल्टर करके केवल और केवल आउटपुट पर क्या देगा, डीसी सप्लाई देगा। इस तरीके का केवल जो आउटपुट आता है, ठीक है। ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा वो डीसी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा। तो जब डीसी हमारा मेन क्या था कि डीसी आउटपुट मिल जाना, और डीसी आउटपुट जैसे ही मिल जाता है तो हमें डीसी मशीन का जो वेल्डिंग करना होता है डीसी मशीन में जो उसका इस्तेमाल हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका वर्किंग होता है। तो इससे भी आपको नोट्स के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो उस पर डिस्कस करेंगे।